नमस्कार। इंडियन ज्योग्राफी के इस नए सेशन में आप सबों का स्वागत है। आपको लग रहा होगा कि इतना छोटा छोटा मैंने क्या लिखा है। आप इन चीज़ों को जो यहाँ पे लिखा है उस पे मत जाइए। मैं आज इंडियन ज्योग्राफी में आपको ये समझाने का प्रयास करूँगा कि जब आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें आपको किन किन चीज़ों को पढ़ना है और कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं। याद कीजिए, जब मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाना स्टार्ट किया था तो पहले क्लास में मैं उसमें भी बताया था कि आपको उसमें क्या क्या पढ़ना है। तो आज के इंडियन ज्योग्राफी का जो पहला वीडियो होगा उसमें आज मैं एक ओवरव्यू दे दूंगा और आपको बताऊंगा कि इसमें आपको किन किन चीज़ों को पढ़ना है और किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, ताकि आपके एग्ज़ाम में जब भी प्रश्न आए तो आप वहां से अच्छे से करके आ पाएँ और उन प्रश्नों को अच्छे से हल कर पाएँ। आपको पता होगा कि बिहार एसआई का डेट भी दे दिया है दिसंबर में, 5 दिसंबर को। तो ज़्यादा दिन है नहीं, क्योंकि ये मंथ भी तो आधा चला गया है। आज 14 तारीख हो गया है, 14 अगस्त। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर बचा हुआ है, 3 महीने आपके पास में, आप अच्छा तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद 67th बीपीएससी का भी नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी उसका डेट घोषित हो चुका है। तो आइए इंडियन ज्योग्राफी में मैं आज जिन जिन चीज़ों को लिखा हूँ उसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ, ताकि जब आगे इन चैप्टर्स को आप पढ़ें तो आपको समझ में आ जाए कि इन चीज़ों को पढ़ना है। और मैं इन चीज़ों को जिस तरह से लिखा हूँ उसी तरह से उसी सीरियल वाइज मैं पढ़ाऊँगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं भारत का भूगोल में। भारत को देखेंगे तो उसका विस्तार, आप विस्तार में जब जाएंगे तो कहाँ से कहाँ तक देखना होगा। उत्तर से लेकर के दक्षिण और पूरब से लेकर के पश्चिम तक में देखिएगा। तो सबसे कुछ ऐसे चीज़ों को मैं यहाँ बोल जाऊँगा जिससे कि डायरेक्ट प्रश्न एग्जाम में आ जाएंगे। हालांकि इन चीज़ों को तो मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा ही। तो सबसे उत्तरतम बिंदु की जब बात आएगी तो ऑब्वियस है कि वो आपका आएगा जम्मू कश्मीर में, तो उसको इंदिरा कॉल बोलते हैं। और सबसे भारत के दक्षिणतम बिंदु में आ जाते हैं तो आपका अंडमान निकोबार भी चूँकि भारत का भाग है तो वहाँ पे इंदिरा पॉइंट आता है, अंडमान निकोबार का भाग है वो। और जब सबसे पूर्वी भाग में आते हैं तो अरुणाचल प्रदेश का किबुतु आता है, और सबसे पश्चिमी भाग में आते हैं तो गुजरात सौराष्ट्र आता है जिसका नाम है गौर माता। तो एक ओवरव्यू जस्ट मैं दे रहा हूँ। तो जब भारत का विस्तार में पढ़ेंगे तो अक्षांशीय विस्तार भारत का क्या होगा और देशांतरीय विस्तार क्या होगा। आप पहले तो भारत को ग्लोब पे देखिए, क्योंकि ये भारत को जब देखेंगे 0 डिग्री तो उससे थोड़ा ऊपर है, और ये ऊपर में आप देखेंगे 8 से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। नॉर्थ में ही है ना, इसीलिए इसको उत्तरी अक्षांश बोला गया है। दोनों के बीच का देखिएगा डिफरेंसेस जो है वो लगभग 29 डिग्री के आसपास का है। और आपको पता होगा कि 23.5 डिग्री जो का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा गुजरती है। तो जब आप 8 डिग्री से लेकर के 37 डिग्री तक जब पढ़ रहे हैं तो ये तय है कि 23.5 डिग्री इन्हीं में से गुजरना है। तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको मैप के थ्रू दिखा दूंगा कि पश्चिम से लेकर के पूरब तक किन किन 8 राज्यों से गुजरती है। इस पे ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है, ज्योग्राफी समझने का चीज़ है। इसमें आप बहुत सारे लोग पढ़ते हैं मित्र पर गमछा झार, उसको पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं है। जब राजस्थान से प्रवेश करती है उसके बाद गुजरात आ जाता है, तो 2 राज्य तो ऐसे ही हो गया एक साथ। उसके बाद मिडिल का 2 ले लीजिए, तो जिसमें आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक से कट के बना है ना, तो 2 राज्य यहाँ से हो गया, तो 4 तो ऐसे ही हो गया। उसके बाद आ जाइए तो आपका झारखंड आ जाता है, झारखंड के बाद आ जाइए पश्चिम बंगाल, और 2 6 हो गया। 2 नॉर्थ ईस्ट का आता है, त्रिपुरा और मिजोरम आता है। रटने का कोई ज़रूरत नहीं है, ज्योग्राफी तो समझने का चीज़ है। तो ये उसके बाद देशांतरीय विस्तार जब देखेंगे, देशांतरीय विस्तार तो इसका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। इसमें भी देखिएगा आप 29 डिग्री के लगभग का फासला है। तो भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय
जो डिफरेंसेस है उसमें दोनों में अप्रॉक्सीमेटली 29 डिग्री का अंतर है। तो जब 68 से 97 पढ़ते हैं तो ये तो तय है कि 82.5 इन्हीं के बीच में से गुजरना है, और 82.5 डिग्री ईस्ट पूर्वी देशांतर है ना, क्योंकि जब आप उसको देखेंगे तो पूर्व में होने का कारण इसे पूर्वी देशांतर बोला गया। और इसे ही 82.5 डिग्री ईस्ट जो इलाहाबाद के नैनी उत्तर प्रदेश में है, वहीं से भारतीय मानक समय रेखा का निर्धारण होता है, और ये भी भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। तो आपको पता होगा अक्षांश और देशांतर ये एक काल्पनिक रेखाएं हैं जो भारत से गुजरती है, उसके बारे में मैंने यहाँ पे बताया। उसके बाद भारत के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे जो कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, और यह विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.43% है, और विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान रखता है। और आपको पता ही होगा कि जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है, चीन के बाद तो हम ही हैं। चीन जब जनसंख्या नीति लाया तो आने वाले समय में हम लोग जनसंख्या में भी उससे आगे हो जाएंगे, वहाँ भी हम लोग पहले स्थान पे आ जाएंगे। तो ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद भारत की इसी में भारत का जब विस्तार देखेंगे तो तटीय सीमा क्या है, भारत का कुल विस्तार जब देखते हैं, कुल सीमा देखते हैं, उसमें तट वाला जो क्षेत्र है जो 9 राज्य तट से लगा हुआ है उसको देखेंगे। समुद्री सीमा क्या है, भारत के पड़ोसी जो देश हैं, जब नॉर्थ में चले जाएंगे तो जो सीमा भारत के पड़ोसी देश हैं उसकी जो सीमा है और उन लाइन को क्या बोला जाता है उसे देखेंगे। उसके बाद भारत का भौतिक स्वरूप जब आप देखते हैं, जब भारत का आप मैप देखते हैं तो उसके भौतिक स्वरूप को यदि आप समझ लेते हैं तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। जब आप उत्तर में जाते हैं, नॉर्थ में जाते हैं, तो पूरा हिमालयी क्षेत्र आता है, जो कि सबसे ऊपर चले जाएंगे तो ट्रांस हिमालय आएगा, तो उत्तर पर्वतीय प्रदेश सबसे उत्तर में आ जाएगा। उसके बाद प्रायद्वीपीय आता है। प्रायद्वीप के बारे में ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूँ। वैसे क्षेत्र जो तीनों ओर पानी से घिरा हुआ हो, तो भारत के जो दक्षिणी वाला भाग हो जाएगा, एक तरफ अरब सागर, दूसरे तरफ बंगाल की खाड़ी, तो प्रायद्वीपीय पठार, और उसके अंतर्गत जो पठार है उसमें देखेंगे मध्य भारत का विशाल मैदान, उसे देखेंगे जो विभिन्न नदियां हैं उसके द्वारा जो मैदानी क्षेत्र बनाया गया है उसे देखेंगे। उसके बाद तटीय प्रदेश एवं द्वीप समूह, तटीय प्रदेश और जो भारत के प्रमुख द्वीप हैं, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, उन चीज़ों को भी देखें। अंडमान निकोबार को देखेंगे, मालदीव, मिनिका, इन सारे चीज़ों को देखेंगे। तो उत्तर पर्वतीय प्रदेश जब आप हिमालय को देखते हैं ओवरऑल, तो उसे भी 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पार जो हिमालय के उस भाग वाले जहाँ बर्फ जमा रहता है, ट्रांस हिमालय बोला है, ट्रांस का मतलब पार होता है, ट्रांस हिमालय। उसके बाद आते हैं हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद जब जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश इन क्षेत्रों में आते हैं तो उसे देखते हैं। तो हिमालय को भी फिर 3 पार्ट में बांटा गया है, बृहत हिमालय, लघु हिमालय और बाह्य हिमालय, जिसे शिवालिक के नाम से बोला जाता है। बृहत हिमालय को आपको पता होगा, आप भी उसे एक अन्य नाम से जानते हैं जिसे हिमाद्री बोला जाता है। तो उन चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद हिमालय का जो विस्तार नॉर्थ में शुरू हुआ है उसका एक्सटेंशन विस्तार पूर्वोत्तर राज्यों तक है, जिसे पूर्वांचल की पहाड़ियाँ बोला जाता है, जिसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में चले जाइए तो उसे डाफला या पटकोई बूम बोला जाता है, नागालैंड में चले जाइए तो नागा हिल बोला जाता है, मणिपुर में चले जाइए तो मणिपुरी या लैमाटोल की पहाड़ियाँ बोला जाता है, और मिजोरम में आ जाइए तो मिजो की पहाड़ियाँ, और असम में जब चले जाते हैं तो रेंगमा, मिकिर और बराइल की पहाड़ियाँ बोला जाता है। और जो खास बनाता है मेघालय, शिलोंग का पठार, शिलोंग में जब आ जाते हैं मेघालय में, तो गारो, खासी और जयंतिया। हालांकि गारो, खासी और जयंतिया जो ये पहाड़ियाँ हैं ये हिमालय का भाग नहीं है, यह जब पठारी भाग जब आप पढ़ेंगे भारत के, उसी से कट के बना है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। प्रायद्वीपीय पठार जब पढ़ते हैं तो प्रायद्वीपीय पठार तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत जो पहाड़ियाँ हैं उसे भी पढ़ेंगे। जैसे आप आ जाइए पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ, पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ, उसके अलावा सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, और भी जो पहाड़ियाँ हैं उसके बारे में पढ़ेंगे।
मध्य भारत का विशाल मैदान जो निर्मित हुआ है वो सिंधु का मैदान, जो सिंधु नदियों के द्वारा मिट्टी लाई गई नदियों से बना है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की मिट्टियों के द्वारा जो मैदान का निर्माण हुआ है, और उत्कल का मैदान, इन चीज़ों को देखेंगे। और ये चीज़ों को तो मैं पहले बता चुका हूँ। और इसके अंतर्गत जो प्रमुख दर्रे होंगे, पासेस होंगे, उसे भी देखेंगे। उसके बाद आते हैं अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र में आप जनरली समझिए कि भारत की जो हिमालयी नदियाँ होंगी, जो कि हिमालयी क्षेत्र से निकलेंगे, जो कि 12 होंगी, क्योंकि वहाँ बर्फ़ जो ग्लेशियर हैं वो पिघलते रहेंगे, और वहाँ से निकलने वाली नदियों में हिमालयी में सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र देखेंगे। और इसके अलावा जो इसकी सहायक नदियाँ हैं उसे भी देखेंगे। उसके बाद प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय भारत में पहले बता दिया हूँ, जब नॉर्थ के बाद में जब दोनों ओर से जल से जो घिरा हुआ है क्षेत्र तीनों ओर से, उसे प्रायद्वीप बोला जाता है। खास करके जब आप आधा भारत से जब नीचे आ जाते हैं, इस तरह से जब आप भारत को देखते हैं, तो यहाँ पे जो नदियाँ होंगी वो प्रायद्वीपीय नदियाँ कहलाएंगी। उसमें अरब सागरीय नदी तंत्र, वैसे नदी जिसकी प्रवाह पश्चिम की ओर होगी, जो कि अरब सागर में गिरेगी। और आपको पता होगा ये नदियाँ जो अरब सागर में गिरती है वो डेल्टा ना बना के एस्चुअरी बनाती है, जिसमें खास करके मुख्य रूप से नर्मदा और ताप्ती हैं। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। उसके बाद बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र, और वैसी नदियाँ जिसका प्रवाह पूर्व की ओर होगी और वो अपना मुहाना या अपना जो प्रवाह है वो पूर्व की ओर करेंगी, तो बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। तो आप अपवाह तंत्र, भारत का भौगोलिक स्वरूप देख लिए और भारत का विस्तार देख लिए। भारत में मानसून प्रक्रिया, ऑलरेडी मैं मानसून जब चैप्टर वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ा रहा था तो मैंने वहाँ पे बताया था, लेकिन उसके अलावा भी चूँकि भारत पढ़ रहे हैं तो उसमें मानसून क्या है, मानसून की उत्पत्ति और मानसून की प्रक्रिया क्या है। आपको पता होगा कि भारत में मानसून की प्रक्रिया ग्रीष्म ऋतु में, जैसे अभी गर्मी के समय में है, तो भारत में दक्षिण और पश्चिम जो मानसून प्रभावित करता है उसे देखेंगे। और शीत ऋतु में जब लौटता हुआ मानसून आता है, उत्तर और पूर्व भी उसे देखेंगे। और मानसून की उत्पत्ति के संबंध में जो डिफरेंट थ्योरीज है, जैसे तापीय सिद्धांत में व्यापारिक पवन के कारण, विषुवतीय पछुआ प्रवाह सिद्धांत फ्लॉन ITC जेट, जिसे इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन बोला जाता है, इसकी उत्पत्ति का क्या कारण है, और जेट स्ट्रीम जो ईस्ट और भारत के वैज्ञानिक कोटेश्वर दिए हैं, उन चीज़ों को देखेंगे। और जेट स्ट्रीम से भी प्रश्न पूछा गया था बिहार SI में। उसके बाद एल नीनो को भी देख लेंगे और ला नीनो को भी देख लेंगे। ऐसी जब एल नीनो और ला नीनो, एल नीनो जब होता है तो भारत में इसे प्रभावित करता है और कम वर्षा होती है एल नीनो में, और ला नीनो होता है वैसा देखा गया, उस समय मानसून स्ट्रांग होता है और ज़्यादा वर्षा होती है। तो भारत में मानसून प्रक्रिया देखेंगे, सबको डिटेल्ड में समझेंगे। उसके बाद एग्रीकल्चर देखेंगे। भारत में बदलती कृषि प्रवृत्तियाँ, जो नीतिगत भूमि सुधार योजनाएं और जो नीतियां लाई गई उसके कारण जो बदली है कृषि, उसको देखेंगे। उसके बाद संस्थागत में देखेंगे, संस्थाओं का विभिन्न स्थापना, कृषि के प्रकार, कृषि की पद्धति, कौन कौन सी पद्धति अपनाई जाती है भारत में कृषि की, जैसे कंटूर हो गया, समुच्च हो गया, पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है। और कृषि क्रांतियाँ, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, रजत क्रांति, जितने भी प्रकार की क्रांतियाँ हैं उसे देखेंगे तो आपका कम काम बन जाएगा, प्रश्न उससे नहीं छूटेंगे। तो एग्रीकल्चर देख लेंगे। उसके बाद प्राकृतिक वनस्पति, मुख्य रूप से 5 है भारत के विभिन्न क्षेत्रों पे। ये वनस्पतियाँ डिसाइड करती है वहाँ के जलवायु क्लाइमेट्स के अनुसार, जहाँ ज़्यादा वर्षा होगी 200 सेंटीमीटर से, और जहाँ 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी, जहाँ 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होंगी, वहाँ पे किस प्रकार की वनस्पति होंगी। जैसे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होगी, वैसे क्षेत्रों में यह पाए जाएंगे ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। और इसकी क्या खासियत होगी, यहाँ पे किस प्रकार के वृक्ष पाए जाएंगे। उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन, नाम से ही पता चल रहा है कि मानसून में ये जब मानसून आएंगे तो ये अपने पत्ते गिरा देंगे। उसके बाद ये 200 सेंटीमीटर से जहाँ पे कम वर्षा होगी वहाँ पे ये होंगे। और कटीली वन एवं झाड़ियाँ तो जान ही रहे हैं कि जहाँ पे 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ पे कटीली वन एवं झाड़ियाँ पाई जाती है। उसके बाद हिमालयी क्षेत्रों में पर्वतीय वन, उसके अलावा भारत के पश्चिमी घाट और पूर्वी घाटों में जो होंगे उसे देखेंगे। उसके अलावा ज्वारीय वन
या मैंग्रोव वन दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है, यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो जिन चीज़ों को पढ़ना है उसके अंतर्गत जो जो कंटेंट है मैं पहले उस पर बात कर रहा हूँ और आपको उसे मैं बताते जा रहा। इसके बाद सॉइल को देखते हैं। तो मृदा के अंतर्गत क्या देखेंगे कि मृदा को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं और मृदा के अंतर्गत जो भी कंपोनेंट्स होंगे उसमें कितनी ह्यूमस की मात्रा में पाई जाएंगी, कितने नाइट्रोजन, फास्फोरस, जो जो उसके कंपोनेंट्स है उसके बारे में देखेंगे। उसके अलावा जो अम्लीय प्रकार की मृदा होती है और जो क्षारीय प्रकार की मृदा होती है उसकी क्या खासियत होती है उसे देखेंगे। उसके बाद भारत की मिट्टियाँ, आपको पता होगा कि भारत में मिट्टी के जो प्रकार है वो 8 है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के अनुसार, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, उन्होंने भारत के मिट्टी को 8 भागों में बांटा है। और भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान IISS जो कि भोपाल में है, उन्होंने 4 प्रकार के भारतीय मिट्टी को मुख्य रूप से बांटा है और यही आपको मुख्य रूप से 4 मिट्टी को पढ़ना है जहाँ से प्रश्न बनते हैं। और सबसे ज़्यादा इन जो 4 प्रकार की मिट्टियाँ हैं उसमें जलोढ़ मिट्टी है जो कि धान की खेती के लिए प्रमुख होता है 43%, लाल मिट्टी दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी है जो कि 18%, काली मिट्टी 15% और लैटेराइट मिट्टी जो कि लगभग 4% के आसपास है। तो ये क्रम भी याद रखिएगा, यहाँ से भी कभी कभी प्रश्न दे देता है। तो ये इन चीज़ों को देखेंगे तो भारत की मिट्टियाँ हो जाएंगी। उसके बाद बहुउद्देशीय घाटी परियोजनाएँ, भारत में जो बहुउद्देशीय घाटी परियोजनाएं हैं जिसमें भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर घाटी, कोसी परियोजना, रहिंद परियोजना, हीराकुंड परियोजना, इंदिरा गांधी परियोजना, नर्मदा घाटी परियोजना, टिहरी और केन बेतवा लिंक परियोजना, इन चीज़ों को देखेंगे तो आपका। और इसके अलावे इस पे जो डैम्स बनाए गए हैं विभिन्न प्रकार के इन नदियों पे, उन चीज़ों को देखेंगे और किस राज्य में है तो वहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। तो ये आपका यहाँ से इतना कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद भारत में जल संसाधन किस प्रकार के वितरण है। जल का उपयोग अभी भी कृषि सिंचाई के लिए 78% किया जाता है, जल विद्युत के लिए 13%, घरेलू कार्य के लिए 6% और उद्योग में 3% किया जाता है। तो भारत में जल संसाधन को देखेंगे। उसके बाद भारत में सिंचाई, जो इन जल संसाधन का अभी भी नलकूप और कुओं के द्वारा जो होता है 57%, नहरों के द्वारा जो होता है 32%, तालाब के द्वारा 6% और अन्य संसाधनों से 5% की सिंचाई की जाती है। और इसी में बृहद सिंचाई, मध्यम सिंचाई और लघु सिंचाई, बृहद सिंचाई में 10 हेक्टेयर से ज़्यादा का ज़मीन जो होता है उसे बृहद सिंचाई में लिया जाता है। 2000 से लेकर के 10,000 तक हेक्टेयर को मध्यम में सिंचाई परियोजना में रखा जाता है और 2000 हेक्टेयर से जो कम रहता है उसे लघु सिंचाई परियोजना में रखा जाता है। तो इन चीज़ों को देखेंगे भारत में जल संसाधन। उसके बाद भारत में कृषि आप बोल रहे होंगे कि एग्रीकल्चर में भी यहाँ पे देखे थे तो यहाँ पे कुछ जो नीतियाँ हैं और जो उसमें बदलाव आए उसमें देखेंगे। और यहाँ में कृषि में यहाँ के जो मुख्य रूप से खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल, कैश क्रॉप या कॉमर्शियल फसल जो है उसे देखेंगे, ट्रैप फसल जो कीट वगैरह को फंसाने के लिए लगाए जाते हैं और इनर्जी क्रॉप्स जो होते हैं उसे देखेंगे। तो यहाँ से भारत में कृषि कंप्लीट हो जाएगा। भारत में खनिज संपदा, मुख्य रूप से यदि खनिज को देखते हैं तो 3 प्रकार के होंगे, धात्विक, अधात्विक और खनिज ऊर्जा खनिज। धात्विक में आपको पता है जितने भी धातु वाले होंगे, अधात्विक में जितने भी अधात्विक होंगे हीरा, अभ्रक, जिप्सम, डोलोमाइट, और ऊर्जा खनिज में कोयला, यूरेनियम, थोरियम, जिरकॉन। इसके अलावे पेट्रोलियम संसाधन को देखेंगे। पेट्रोलियम परिसंस्करण रिफाइनरीज इंडिया में कौन कौन से हैं उसे देखेंगे। और नेचुरल गैस एंड पाइपलाइंस जो बनाए गए हैं यहाँ से भी प्रश्न आया हुआ है। तो जिन चीज़ों को मैं बता रहा हूँ उसे आप समझ लीजिए और लिख लीजिए, क्योंकि मैं जिस सीरियल वाइज में बताया हूँ यहाँ पे लिखा हूँ उसी सीरियल वाइज में पढ़ाऊँगा। उसके बाद आइए भारत में ऊर्जा परिदृश्य, ये ऐसा सेक्टर है, क्षेत्र है जहाँ से कि एग्जाम में प्रश्न बनना ही बनना है और 1 से 2 प्रश्न तो कोई भी एग्जाम हो वहाँ से पूछा ही जाता है। ऊर्जा परिदृश्य में भारत का उत्पादन और खपत में तीसरा स्थान है। सबसे पहले चाइना है, दूसरा स्थान पे USA आता है और तीसरा स्थान पे भारत आता है। और 2017 के अनुसार
विद्युत की स्थापित क्षमता जो था भारत में वो 32,09,000 मेगावाट था, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों का अंशदान जो है ये भी दे देता है। सबसे ज़्यादा किसका है, बार बार आता है, तो तापीय विद्युत है, जैसे कोयला वगैरह से जो ताप का अभी भी जो आपको एनर्जी मिल रही है उसमें सबसे ज़्यादा अंशदान किसका है, थर्मल का ही है। उसके बाद आता है ये नवीकरणीय ऊर्जा का आता है। हालांकि जब से आया है कि रिन्यूएबल एनर्जी को करना है तब इसका 22% है, और जल विद्युत का 14, और परमाणु विद्युत का अभी भी बहुत कम है, 3.22% है। तो इन चीज़ों को देख लेंगे तो ऊर्जा परिदृश्य हो जाएगा। और जो ऊर्जा के लिए जो रिसोर्सेस है वो क्या होगा, वो अनवीकरणीय होगा, नॉन रिन्यूएबल होगा, और नवीकरणीय रिन्यूएबल। यहाँ से भी देखिए मेंस में भी BRSI के प्रश्न बने थे। तो अनवीकरणीय नॉन रिन्यूएबल का मतलब क्या हुआ, वैसा एनर्जी, वैसे स्रोत जो एक बार खत्म हो गया तो आपको नहीं मिलेगा। अनवीकरणीय नॉन रिन्यूएबल मतलब उसे दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु ईंधन, ये यदि एक बार खत्म हो गए तो फिर ये बनेंगे नहीं। इसे प्रदूषणकारी ऊर्जा भी बोला जाता है, क्योंकि अब कोयला को जलाएंगे तो कार्बन का उत्सर्जन होगा, बाकी पेट्रोलियम को जलाएंगे तो कार्बन, क्योंकि कार्बन का ही तो ये कंपोनेंट्स है ना, तो प्रदूषणकारी ऊर्जा इसे बोला जाता है। नवीकरणीय रिन्यूएबल एनर्जी किसे बोला जाता है, इस पर भी बहुत जोर दिया जा रहा है। सारे देश, इंडिया का भी इसमें है कि आने वाले समय में बहुत सारे रिन्यूएबल एनर्जी को 2030 तक क्षमता को प्राप्त करना है। तो रिन्यूएबल में क्या हो जाएंगे, वैसे जो कि कभी समाप्त नहीं होगा। जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा और तरंग ऊर्जा, इन चीज़ों को देखेंगे। परंपरागत ऊर्जा स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत दे के कभी कभी एग्जाम में फंसा देता है। तो परंपरागत का मतलब क्या हुआ, जो परंपरागत मिलता है जैसे कोयला, पेट्रोलियम, गैस, प्लस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बड़ी जल विद्युत परियोजना जो कि 25 मेगावाट से अधिक है उसे परंपरागत में रखा जाता है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में सभी नवीकरणीय, जो रिन्यूएबल हैं वो आ जाएगा गैर परंपरागत में, प्लस परमाणु खनिज से प्राप्त और प्लस लघु जल विद्युत परियोजना जो कि 25 मेगावाट से कम होगा उसे गैर परंपरागत में रखा जाता है। तो एनर्जी में यहाँ से अच्छे से पढ़ेंगे, चाहे जितने भी प्रकार के हो, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। उसके बाद परमाणु विद्युत, परमाणु से आने वाले दिनों में देखेंगे तो भारत में परमाणु विद्युत गृह जो है 8 बनाया गया है। उसमें बहुत सारे जो बनाए गए हैं परमाणु रिएक्टर्स, जैसे देखिएगा तारापुर महाराष्ट्र में है, रावत भाटा, रॉ से राजस्थान, चित्तौड़गढ़ ये कनाडा की सहायता से किया गया है। कागरापारा गुजरात का सूरत में है, जैतपुरा महाराष्ट्र के रत्नागिरी में है, ये फ्रांस की सहायता से 2010 में, नरौरा यूपी बुंदेलखंड में, कलपक्कम चेन्नई, ये इसे इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान रिएक्टर भी बोला जाता है, और ये स्वदेशी रिएक्टर है। एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि इनमें से 4 इसमें से दे दिया गया था कि कौन से भारत का स्वदेशी रिएक्टर है, मतलब किसी देश की सहायता से उसे स्थापित नहीं किया गया। तो इंदिरा गांधी या कलपक्कम दे दे जो कि चेन्नई में है, वो स्वदेशी रिएक्टर है। उसके बाद 6 पहले तक कैगा, ये भारत का 20वां परमाणु रिएक्टर है और फ्रांस की सहायता से बना है। और कुडानकुलम जो कि तमिलनाडु में बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, इसे जब बनाया जा रहा था हाल के दिनों में तो प्रोटेस्ट भी हुआ था, क्योंकि जापान में देखेंगे फुकुशिमा पे जो वहाँ पे भूकंप आया था उसके कारण वो फट गया था, तो उन कारणों से यहाँ पे भी प्रोटेस्ट हो रहे थे। तो कुडानकुलम तमिलनाडु में है, रूस की सहायता से 21वां और 22वां परमाणु रिएक्टर जो स्थापित किया गया है वो यही किया गया, और 20वां जो था वो कैगा था। तो एक ओवरव्यू मैंने इंडियन ज्योग्राफी का दे दिया है, इसे आप सीरियल वाइज लिख लीजिए, और जब मैं इन चीज़ों को पढ़ाऊंगा तो इसी सीरियल वे में डिटेल में पढ़ाऊंगा। स्टूडेंट जब पढ़ना शुरू करते तो उसे पता ही नहीं रहता है कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है और उसमें क्या पढ़ना है। तो जो उसमें से सेक्शंस जो आएंगे, जहाँ जहाँ से प्रश्न बनते हैं, उन कंटेंट को मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और मुझे विश्वास है कि आप इन चीज़ों को पढ़ लेते हैं तो इंडियन ज्योग्राफी से यदि 10 प्रश्न पूछा जाता है तो आप 9 प्रश्न जरूर करके आएंगे, और थोड़ा बहुत यदि आप अपने से ध्यान देते हैं तो 10 में 10 करके आएंगे। तो इसी तरह से आप मेरे साथ बने रहिए। वर्ल्ड ज्योग्राफी जो मैंने पढ़ाया है उसे और इंडियन ज्योग्राफी यदि पढ़ लेते हैं, इसके अलावा फिजिकल ज्योग्राफी जो है यदि आप उसे पढ़ लेते हैं, जिसमें ब्रह्मांड को देखेंगे, स्टार, सन, तार, इन चीज़ों को यदि देख लेते हैं तो आपका ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाता है, और यदि प्रश्न आएंगे तो यहाँ से नहीं बनेंगे। तो आज ये एक ओवरव्यू था इंडियन ज्योग्राफी का। इसी तरह से आप मेरे साथ बने रहिए,
मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।